नमस्कार, मैं दीपक कुमार बम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपका तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा। आज हम लोग करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें वो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में इसमें कुछ वैसे क्वेश्चंस भी हैं जो कि बोल सकते हैं कैलकुलेशन बेस है। कैलकुलेशन बेस कहने का मतलब वो हम प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं, जो कि कुछ नियम पे आधारित होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी अपनी तरफ से जवाब देने का कोशिश करना, और ये जरूर कम से कम इतना जरूर करना कि जो थ्योरी वाला पार्ट पढ़े हैं उससे बिल्कुल बोल सकते हैं कि आप मिला के देखना कि क्या जो थ्योरी वाला पार्ट पढ़े हैं क्या उससे ये क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि और बेहतरीन ढंग से किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहले बीच से खुला हुआ है, तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे वो कुछ इस तरीके से है। जिस अभिक्रिया, तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक बार आप उसे खुद से पढ़ें उसके बाद क्या है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से जो आपको दिख रहा होगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक गर्म किए जाने पर, क्या कह रहा है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक गर्म किए जाने पर दो या अधिक भागों में टूट जाता है वह कहलाता है। यानी एक यौगिक है, एक सिंगल यौगिक है, वो दो या अधिक भागों में टूट जाता है, और क्या करने पे, तो आप देख रहे होंगे गर्म करने पे बोला है। क्या करने पे? गर्म करने पे। और गर्म करने पे टूटता है, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन में भी कौन सा? तो उसमें वियोजन अभिक्रिया। चलिए ये पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन। उष्माक्षेपी अभिक्रिया वह है जिसमें, उष्माक्षेपी अभिक्रिया वह है जिसमें क्या होता है, बहुत अच्छे से जानते होंगे, उष्मा का क्या होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है। बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं तो पता चलेगा। उष्माक्षेपी अभिक्रिया वह होता है जिसमें उष्मा यांत्रिक कार्य में परिवर्तित होती है, उष्मा का विद्युत में परिवर्तन होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगा, उत्सर्जन होना या तो फिर उष्मा उससे बाहर निकलना एक ही बात है। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो क्वेश्चन हमने कर लिया है। थोड़ा सा स्पीड अगर और हम या इसको टेक्स्ट के साइज को छोटा कर दें तो उम्मीद करते हैं कि हम एक टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा वो कुछ इस तरीके से है। क्या FeCl2 प्लस Cl2 जो एक रासायनिक अभिक्रिया है, आप लोग ध्यान से देखें, FeCl2 प्लस Cl2 जो कि बनाता है FeCl3। FeCl3, इस अभिक्रिया में FeCl2 क्या है, इस अभिक्रिया में FeCl2 क्या है। देखिए हमको पहचानना है कि ये किस तरह का अभिक्रिया है। ये ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया है। अब इसमें हमको ये पता करना है कि कौन ऑक्सीकारक के जैसा काम कर रहा है, कौन अवकारक के जैसा काम कर रहा है। तो पूछ रहा है क्या, FeCl2 क्या है, ऑक्सीकारक या अवकारक या उत्प्रेरक। देखिए उत्प्रेरक तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, ऑक्सीकारक और अवकारक ही होगा। तो क्या होने का संभावना है, तो अगर आप देखें तो सिंपल सी बात ये पता चल रहा है कि Cl2 इसमें जाके जुड़ रहा है। अगर हम इसके संयोजकता की बात करें, या तो अगर आप थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड कुछ बातें आ रहा होगा जो कि थ्योरी वाले पार्ट में हमने बहुत अच्छे से करवाया है, तो यहाँ आपको पता चलेगा कि जो आयरन का ऑक्सीकरण संख्या है वो यहाँ पे +2 है, और यहाँ पे आयरन का आप देख रहे हैं कितना है, +3 है। ठीक है, तो इस तरीके से बदलाव हुआ। तो आप क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण संख्या यानी संयोजकता बोले तो संयोजकता में क्या हो गया है, वृद्धि हो गया, संयोजकता में वृद्धि हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या थोड़ा सा बारीकी से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और इस तरीके का क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप एक को सीखें पहले, उसके बाद ध्यान। देखिए ऑक्सीकारक और अवकारक निकालने के लिए हमको सबसे पहले जो पता करना पड़ता है ना, वो ये है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अवकरण हो रहा है। जब तक ये बात आप पता नहीं कर पाते हो कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है किसका अवकरण हो रहा है, तब आप कभी नहीं बता सकते हो कि कौन अवकारक है और कौन ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ढूंढना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अवकरण। चलिए ये सारी बात अगर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इन सबको मिटा के एक बार फिर से हम सिर्फ ये देखें कि Fe2+ का जो संयोजकता है वो 2 दिख रहा है और यहाँ पे 3। तो इसमें देखोगे कि आप इसका संयोजकता जो है ना, आयरन का संयोजकता बढ़ रहा है, और संयोजकता बढ़ना इसका मतलब हो जाता है ऑक्सीकरण। संयोजकता बढ़ना इसका मतलब हो जाता है ऑक्सीकरण। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। ये बात आपको पता होना चाहिए। संयोजकता अगर बढ़ रहा है तो समझ जाना वो क्या है, ऑक्सीकरण होगा उसका। ठीक है, क्या होगा, ऑक्सीकरण। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे कि एक और बात हम पढ़े हैं कि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो ऑक्सीकारक की तरह नहीं, अवकारक यानी अपचायक की तरह काम करेगा। और इसका उल्टा भी कि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो ऑक्सीकारक नहीं, अवकारक की तरह, और जिसका अवकरण हो रहा है वो कौन सा बोल सकते हो, वो
बोल सकते हो कौन से ऑक्सीकारक के जैसा काम करेगा। तो याद रख लेना यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीकरण, और इसका जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये किसके जैसा काम करेगा, ये काम करेगा अबकारक के जैसा। किसके जैसा, अबकारक के जैसा। तो FeCl2 इस अभिक्रिया में क्या है, अबकारक है। बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अगर Cl2 का पूछ जाता तो Cl2 क्या हो जाता, ऑक्सीकारक होता है। उम्मीद करते हैं ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा, क्योंकि बिल्कुल इसी से रिलेटेड और बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये चीज सीखना बच्चे के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, लेकिन आसान भी है। आप पूरा ध्यान यहाँ पे लगा के देखोगे तो क्लियरली आपको समझ में आएगा। चलिए चलते हैं आज के चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी देख रहे हैं, बिल्कुल कुछ उसी तरीके से है, अभिक्रिया से रिलेटेड चीज है, तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा आपको, बोल सकते हैं फॉर्मूला से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये है HgCl2 और SnCl2, ठीक है। मतलब बोले तो मर्क्यूरस क्लोराइड और क्या कह सकते हैं, ये मर्क्यूरी क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड और SnCl2 यानी टीन क्लोराइड या स्टेनस क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, स्टेनस क्लोराइड। ये जब अभिक्रिया कर रहा है तो HgCl2 बना रहा है और SnCl2 बना रहा है। मर्क्यूरी क्लोराइड किस में बदल जा रहा है, मर्क्यूरी क्लोराइड में, और जो स्टेनस क्लोराइड है वो स्टेनिक क्लोराइड में बदल जा रहा है, टीन क्लोराइड और ऐसा। तो बोल रहा है ये किस तरह का अभिक्रिया है, तो इसमें आप देख रहे होंगे Hg जो 2 प्लस होगा यहाँ पे, और Hg में यहाँ सिर्फ 1 प्लस होगा। यहाँ Sn में 2 प्लस है और यहाँ Sn में कितना प्लस हो गया है, 4 प्लस। तो देख रहे हो ना, इसमें आयन का एक्सचेंज हुआ है। आयन जो है ना, बोल सकते हो आयन क्या हो गया है, आयन जो है बोल सकते हो क्या कुछ अदला बदला सा लग रहा है। यानी Hg ये कितना बदल गया, Hg किस में आ गया है, Hg+1 में। Sn किस में आ गया है, Sn2+ में। देख रहे हो ना, कहने का मतलब है एक तरफ से हम लोग को दिख रहा है क्या, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या, या तो बोले हम लोग सिंपल सी बात बोले क्या, संयुक्ता में वृद्धि हो रहा है। 1 + 2 था तो कितना हो गया, +4। ये +2 था तो +4 हो गया। ये +2 था तो +1 हो गया। और बताएं कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी या वृद्धि होता है ना, तो वो होता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, यानी रिडॉक्स अभिक्रिया होता है। इसको कंप्लीटली हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं। दोनों अगर अभिक्रिया साथ में हो रहा है उसको हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, जैसे थ्योरी वाले पार्ट में बताए थे। ये क्वेश्चन थोड़ा समय ना अलग होता है। देखिए आप प्रतिस्थापन बोल सकते हो, लेकिन प्रतिस्थापन वाला कहानी क्या है कि दोनों के साथ तो क्लोराइड है, ये दोनों एक्सचेंज हुआ है, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होने के कारण ये उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहला रहा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां पे। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभिक्रिया NH4Cl NaNO3 को गर्म करते हैं तो 2H2O N2 और NaCl एक उदाहरण है। देखिए आज लगता है क्वेश्चन इस तरीके से है, इस तरीके से कह सकते हैं कि सब का सब अभिक्रिया जितने भी टाइप्स के सभी क्लियर आपको करवा देगा। चलिए तो क्या है क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमोनियम क्लोराइड, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अमोनियम क्लोराइड जब सोडियम नाइट्रेट के साथ गर्म किया जाता है तो बनाता है जल, N2 और NaCl। तो ये किस तरह की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह की अभिक्रिया का उदाहरण है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो सकता है क्या, बिल्कुल आयन का एक्सचेंज आपको नहीं दिख रहा है। द्विविस्थापन और अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण योगात्मक और अपघटन अभिक्रिया का, योगात्मक और अपघटन दोनों तो एक साथ हो नहीं सकता। अब है द्विविस्थापन, यानी ये वाला तो बात कर देगा क्योंकि योगात्मक और अपघटन दोनों अभिक्रिया तो कह नहीं सकते। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ना N2 बन रहा है H2O, ऐसा कुछ नहीं है। तो द्विविस्थापन और अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया का भी उदाहरण हम लोग कह सकते हैं, लेकिन कब होता, जब अपघटन में क्या होता है, कोई एक चीज 2 चीजों में टूटता है या 3 चीजों में टूटता है, तब अपघटन का आता है। तो सिंपल सी बात यहाँ लग रहा है द्विविस्थापन भी है। द्विविस्थापन यानी कह सकते हो यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे कि क्लोरीन के सामने, यानी क्लोरीन के सामने क्या बोल सकते हो, ऑक्सीजन आ गया है, और यहाँ पे देख रहे हो NaCl की तरफ NO3 वाला पार्ट आ गया है। तो दो तरह का भी दो विस्थापन हुआ और साथ साथ में कुछ चीजें यहाँ पे टूटा है, तो वो हो जाएगा द्विविस्थापन और अपघटन अभिक्रिया। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग सेपरेट पढ़े हैं कि एक साथ द्विविस्थापन का अलग पढ़े हैं, अपघटन का अलग पढ़े हैं, लेकिन दोनों को कंबाइंड रूप से यहाँ दे दिया गया। तो समझना कि द्विविस्थापन भी हो रहा है और साथ साथ में कह सकते हैं अपघटन अभिक्रिया भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए तो चलते हैं कुछ, हालांकि इसका ऑप्शन ए नंबर भी सही हो सकता है, लेकिन सिर्फ द्विविस्थापन होने के कारण यहाँ पे ये लग रहा है। अपघटन वाला भी बात देख रहे हो ना, अपघटन वाला भी देख रहे हो क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो है यहाँ पे, नाइट्रोजन देख रहे हो ना बिल्कुल बाहर निकल रहा है, सिर्फ द्विविस्थापन का कोई संभावना नहीं बनता, इसलिए ऑप्शन नंबर द्विविस्थापन और कौन सा, अपघटन अभिक्रिया वाला होगा। चलिए चलते हैं आज के अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये जो आपको बोर्ड पे दिखने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 से, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया के लिए बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए क्या होता है कि कोई दो यौगिक जुड़ के एक सिंगल यौगिक बनाता है, कोई दो यौगिक जुड़ के एक सिंगल यौगिक। किसमें आपको दिख रहा है, तो सिंपल सी बात अगर देखें तो इसमें 2 बन रहा है, इसमें अगर ले हम लोग तो देख रहे होंगे आप लोग कि 2 यौगिक बन रहा है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सिंपल सा आपको दिख रहा है कि इसमें 2 यौगिक जुड़ रहा है, 2 यौगिक जुड़ रहा है।
और लेकिन बना भी रहा है 2, तो ये योगात्मक नहीं होगा, ये हो जाएगा। ये क्यों? क्योंकि 2 यौगिक जुड़ रहा है और एक सिंगल यौगिक बना रहा है, ठीक है, ये दोनों का संभावना है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आज के अगला क्वेश्चन। इस स्लाइड में एक ही क्वेश्चन दिखा है, कोई बात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। इस बार हम 3 नहीं बोले तो टोटल 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे, चारों का चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्लाइड का। चलिए चलते हैं। H2CO H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है? कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ ध्यान दे। ऑक्सीकरण संख्या निकालने का एक मतलब बोल सकते हैं एक तरीका हम लोग ने सीखा, जिसमें 4-5 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये ऐसा चीज है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर थोड़ा सा सीखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। देखिए, जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने बोल रहा है ना, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कार्बन है, तो इसकी उसको क्या मान लो? एक्स मान लो। क्या मान लो? इसको एक्स मान लो। अब देखो, एक्स इसको मान लिए तो हम क्या किए? एक्स, लेकिन कितने कार्बन है? तो 2। प्लस हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या हम जानते हैं कितना होता है? +1 होता है। और कितने हाइड्रोजन है इसमें? तो 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? तो 2 हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए, और ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। और कितने ऑक्सीजन है इसमें? 4 है। और टोटल का जो जोड़ होना होना है वो 0 होता है। तो इस कारण से क्या हो जाएगा? 2x + 2 - 8 = 0, यानी 2x = क्या बोले? तो -6, यानी इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, और x = कितना? +3 हो जाएगा, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कैलकुलेशन। 2x + 2, 4 दूनी 8 हो गया है माइनस में, तो ये इधर -6 इधर जाएगा, x = कितना आ गया? +3। तो +3 जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है। तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे कितना हो गया? +3। चलिए, उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं दूसरा। जब क्यूप्रिक सल्फेट को, यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डाला जाता है, तो आयरन कॉपर को हटाकर फेरस सल्फेट बनाता है। यह अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, थोड़ा सा इस अभिक्रिया को लिखने का कोशिश करें। क्यूप्रिक सल्फेट यानी CuSO4 होता है, ठीक है। प्लस क्या? इसको लोहे के मतलब बोल सकते हैं, इस विलयन में लोहे को डाल दे तो क्या हो जाता है? आयरन कॉपर को हटा देता है। आयरन जो है ना, ये आयरन आपको दिख रहा है ना, ये आयरन क्या करता है? कॉपर को हटा देता है, विस्थापित कर देता है, और खुद बना लेता है FeSO4, और साथ साथ में कॉपर को बाहर निकाल देता है। तो ये किस तरह का अभिक्रिया है? बहुत आसान है, आप समझ सकते होंगे। कौन सा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। समीकरण O2+, ये कुछ लगता है एक्स्ट्रा ऐसे चीज दिया हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ। O2 + H2S जो कि अभिक्रिया करके बनाता है S और H2O में, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा? देखिए, फिर से एक बार आ गया इस तरीके का क्वेश्चन, जहां ऑक्सीकारक और अवकारक यानी ऑक्सीकरण और अवकरण आपको पता करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि इसको अगर हम लोग कट कर दें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक में क्या हुआ। देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक में देखें, एकदम यही वाला तरीका लगाना है, बहुत आसान सा तरीका है भाई, यकीन करके देखो और खुद से ट्राई करो, बहुत मजा आएगा। H2S से S, यानी हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, और हाइड्रोजन का निकलना कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। अगर हाइड्रोजन कहीं से निकल रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए भाई, तो हमको ये तो पता चल गया कि इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो पूछ भी तो रहा है किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। अरे भाई, सिंपल सी बात, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई, तो उम्मीद करते हैं अगर यही पूछता किसका अवकरण हो रहा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, सिंपल सी बात, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और हाइड्रोजन जुड़ना मतलब अवकरण होना। क्लियर है? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखते जाएंगे। HNO3, आप लोग अपनी तरफ से नाम बताओ तो ये क्या है? इस यौगिक का क्या नाम है? HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, नाइट्रोजन आप लोग कंफर्म कर लें कि ये क्या नाइट्रिक अम्ल है क्या? तो बिल्कुल है। चलिए, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बहुत आसान है यार, अब तो आप लोग निकालना सीख भी चुके होंगे। नहीं आ रहा है, जिसका निकालने बोल रहा है, एक्स मान लें, एक्स प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना? -2, और टोटल कितना ऑक्सीजन है? 3, बराबर क्या? 0। चलिए, तो अब क्या कर लेंगे? x + 1 - 6 = 0। x देखोगे तो +5, कितना? +5। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, उम्मीद करते हैं ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। पांचों का पांचों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, अगले स्लाइड पे। क्या कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है? 10 नंबर तक हमने कर लिया है, 11, 12, 13, यानी इस बार हम सिर्फ 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। अपने तरफ से भी जवाब देने का कोशिश करना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ध्यान से सुनते जाएं और अपने तरफ से जवाब देते जाएं। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरीके से बोल रहा है, जो आपको दिख रहा होगा। अभिक्रिया F ही CuSO4 Cu+ हो जाएगा, जो यहाँ छूट गया है आप दे देना। Cu+ FeSO4 में Cu होता है, Cu क्या हो जाता है भाई? Cu को हटा देता है कौन? तो लोहा हटा देता है, यानी अपचयित हो जाता है, बाहर निकल जाता है। कैसे बाहर निकल जाता है? तो आप देखोगे यहाँ पे इसका कॉपर का ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है ना, +2 होता है, और यहाँ पे अलग होने के कारण इसका 0 हो जाता है। तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना मतलब क्या हो जाना? उसका अपचयन हो जाना। तो ये क्या हो जाता है? अपचयित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपचयित हो जाता है। ठीक है, वही लोहा
क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। लोहा क्या हो गया, ऑक्सीकृत। क्यों, क्योंकि लोहा में जो जुड़ा है वो ऑक्सीजन वाला पार्ट जुड़ गया तो ऑक्सीकृत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है, अपचयित। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं आज के 12वां क्वेश्चन। बहुत ध्यान से आप लोग को देखते जाना है। क्या है, MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट H2C2O4। देखिए इस तरह के यौगिक का फॉर्मूला आपको जब इसका संरचना बनाओगे तब पता चलेगा, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं ये वाला, हालांकि अगर इसका ये जानना चाहो तो कुछ इस तरह से अगर स्ट्रक्चर होता है तो हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या है, इसका नाम होता है, देखोगे एथेन 1,2 डाइओइक अम्ल होता है, एथेन 1,2 डाइओइक अम्ल, अगर इसका संरचना बनाओगे तब, ठीक है। चलिए ये वाला बात भी आपको क्लियर। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन में। फिर से वही Mn किस प्रकार की अभिक्रिया दिखाता है। Mn जो है मैग्नीज, वो किस प्रकार की अभिक्रिया दिखाता है, ये सारा चीज मिटाते हैं। अब ध्यान से देखना, पोटेशियम परमैंगनेट है, ये एक यौगिक है H2SO4 है, ये बना रहा है MnSO4 CO2 H2O K2SO4। बड़ा खतरनाक सा रिएक्शन, बहुत कम रिएक्शन दिखेंगे जिसमें आपको 4 प्रतिफल दिखेगा। चलिए तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि ये किस तरह का अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया को जानने के लिए है ना, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा 3 अभिकारक और 4 प्रतिफल अपने आप में बिल्कुल अलग सा अभिक्रिया है, लेकिन कुछ ना कुछ तरीका हमको लगाना पड़ेगा कि पता करने के लिए। देखिए विस्थापन और क्या कहते हैं, विस्थापन होने का संभावना बनता है, लेकिन इससे पहले दो बोले, क्या योगात्मक लग रहा है, क्या योगात्मक नहीं है, क्या अपघटन लग रहा है, अपघटन या अभिक्रिया लग रहा है, नहीं। बाकी दो ही बचता है, एक विस्थापन और एक ऑक्सीकरण या अवकरण। तो देखते हैं किस तरह का अभिक्रिया। तो बोल रहा है Mn किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है, Mn किस प्रकार की। तो देखिए यहाँ पे है ना, सबसे पहले Mn का हमको निकालना पड़ेगा ऑक्सीकरण अवस्था। आप लोग अपनी तरफ से ट्राई करना, यहाँ पे Mn का होता है 7 और यहाँ पे Mn का निकालते हो तो SO4 का कितना होता है -2, तो इस कारण से यहाँ पे हो जाएगा Mn का +2। यहाँ पे कार्बन का देखोगे तो यहाँ पे कार्बन का आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल के देखोगे तो यहाँ पे आएगा +3 और यहाँ पे कार्बन का निकाल को देखोगे तो आएगा +4। यानी समझ सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक जाओ तो ये कौन सा ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है, और ऑक्सीकरण संख्या अगर घट रहा है तो ये होता है अवकरण। क्या होता है, अवकरण। और यहाँ देख रहे हो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, और ऑक्सीकरण संख्या में अगर वृद्धि हो रहा है तो ये होता है ऑक्सीकरण। अब आप आराम से दिमाग लगा सकते हो कि ये किस तरह का क्वेश्चन होने वाला है, किस तरह का इसका जवाब होने वाला है। Mn का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, अवकरण यानी अपचयन। देखिए क्वेश्चन तो थोड़ा सा अपने आप में ये है, क्योंकि बताए ना कि 3 प्रति यानी अभिकारक और 4 प्रतिफल बना रहा है, इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो दिख रहा होगा, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है जो ठंडी होकर दोबारा अमोनियम क्लोराइड बनाती है, यह अभिक्रिया क्या है। अमोनियम क्लोराइड को यानी बोल सकते हैं, अगर इसका अभिक्रिया लिख दें, अमोनियम क्लोराइड को अमोनिया के साथ NH3 के साथ गर्म किया, NH3 तथा H2 हाइड्रोजन क्लोराइड कर, यानी बोल सकते हैं अमोनिया को गर्म करोगे, ये सिंपल सी बात है, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करोगे तो बना लेता है NH3 प्लस HCl बना लेता है, ठीक है, गैस बनती है जो ठंडी होकर दोबारा अमोनियम क्लोराइड बना लेता है। यह अभिक्रिया क्या है, यानी दोनों तरफ से अभिक्रिया संभव है, और दोनों तरफ से अभिक्रिया संभव है तो बोल सकते हो गर्म करोगे तो प्रतिफल में बदल गया, और गर्म करने पे प्रतिफल में बदला तो यानी वियोजित हुआ, और वियोजित होना मतलब टूटना, कैसे गर्म करके, कौन सा अभिक्रिया, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। चलिए उष्मीय वियोजन का बोल सकते हो, उष्मीय अपघटन बोल सकते हो, तो वही बात है, बोल सकते हो उष्मीय अपघटन भी दिया हुआ है और उष्मीय वियोजन भी दिया हुआ, तो वियोजन लिखना यहाँ पे ज्यादा बढ़िया है, लेकिन अपघटन बोला है तो कोई बात नहीं। अच्छा अपघटन अगर बोल दिया है तो समझ सकते हैं कि वियोजन भी बोल सकते हैं, ठीक है, अपघटन भी ले सकते हो, वियोजन, दोनों में से कोई, दोनों एक ही बात लिखा है, थोड़ा सा मतलब क्या कह सकते हो अलग है ऑप्शन, उसमें अपघटन का भी है उसमें वियोजन का, एक ही बात होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन थोड़ा सा ये इस रिएक्शन वाला चैप्टर थोड़ा सा ऐसा होता है कि रिएक्शन की अच्छी जानकारी होनी चाहिए आपको, तभी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में 4 ऑप्शन एक बार में दिखेगा। निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण तथा अपकरण में सामान्य व्यवहार करता है। तो याद रख लेना है H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसमें आपको याद ही रखना है कि H2O2 जो है ना, H2O2 जो आपको दिख रहा है H2O2 कौन सा, तो बोले H2O2, ये है ना, देख लो ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों दिखाता है, सामान्य व्यवहार करता है। क्यों, जैसे आप देखोगे H2O2 को जब हम थ्योरी वाला पार्ट बढ़ाए थे तो उसमें बताए थे H2O2 जब वियोजित होता है ना तो ये बनाता है H2O और प्लस O2, तो ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड। याद रख लेना ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह काम करता है, इसका ऑक्सीकरण भी होता है और इसका अवकरण भी होता है, ठीक है। अगर आप जानना चाहो कैसे तो देखो तुरंत 1 मिनट में मैं बताता हूँ, थोड़ा सा समझना आपके लिए बिल्कुल नया सा चीज होगा ये कैसे। तो चलिए थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए क्या है, सिंपल सी बात ये याद रख लेना है आप लोग को। चलिए यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, देखिए क्या है,
यहाँ पे देख रहे हो H2O2 और ये बन रहा है ना। चलिए तो सिंपल सी बात ये याद रखना, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण अवस्था होने वाला है ना वो होता है -1। कितना होता है -1, क्योंकि जब ऑक्सीकरण संख्या निकालने बता रहे थे तो बताए थे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, पर ऑक्साइड केस में ऑक्सीजन का जो होता है -1। यहाँ पे निकालोगे ना ऑक्सीजन का हो जाएगा, क्या बोले, यहाँ पे निकालोगे H2O जो ये लिखा रहे, यहाँ पे होगा -2 और यहाँ पे 0। तो देख रहे हो ना एक बार क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है। और घटना मतलब क्या, अवकरण। ये बार क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, यानी समझ सकते हो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड दोनों में, दोनों इसी में बोलते दोनों टाइम में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर कौन सा, बी होने वाला। ठीक है, चलिए तो चलते हैं आज के 15वां क्वेश्चन। 15, 16, 17 तीन क्वेश्चन एक बार में करने वाले हैं, ध्यान से आप लोग देखते जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विशिष्ट दशाओं में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। विशिष्ट दशाओं में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। एस है जो कि लिक्विड यानी द्रव के रूप में है। ठीक है, और इसके अलावा दिख रहा है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके HCl2 बनाता है। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, HCl2। तो बोल रहा है इसमें कौन अपचायक है, अपचायक के जैसा कौन काम करेगा, ये बात आपको बताना है। तो अपचायक कौन होगा इसमें, ये देखना। अपचायक वो होगा जिसका क्या, अपचयन नहीं ऑक्सीकरण होता होगा, खुद का होता होगा ऑक्सीकरण। कैसे पता चलेगा, तो सिंपल सी बात आपको दिमाग में ये रखना है कि यहाँ से यहाँ जाओगे तो देख रहे हो ना क्या हो रहा है, ऋणात्मक पार्ट यानी हाँ बोल सकते हो अधातु, अधातु या ऋणात्मक पार्ट यहाँ पे बोल रहे हो जुड़ रहा है इसमें। और ऋणात्मक पार्ट का जुड़ना क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ से ये देखोगे इसमें धनात्मक वाला, यहाँ पे इसके तुलना में धनात्मक होता है, धनात्मक धनात्मक वाला पार्ट जुड़ रहा है। तो एस जो है ना यहाँ पे एस वो किसके जैसा, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण हो रहा है तो किसके जैसा काम करेगा, अपचायक के जैसा काम करेगा। किसके जैसा, अपचायक। तो कौन है इसमें, सल्फर है। सल्फर किसके जैसा काम करेगा, अपचायक। उम्मीद करते हैं क्लियर। अच्छा एक और बात याद रख लेना है, क्लोरीन जो दिख रहा है ना, आपको याद रख लेना है ये फैक्ट, बोल सकते हो क्या कि बहुत ज्यादा रिएक्शन में देखा जाता है क्लोरीन जो है ना हमेशा ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। कहीं भी किसी भी अभिक्रिया में देखोगे तो क्लोरीन किसके जैसा, ऑक्सीकारक के जैसा काम करता है। ये बात आपको दिमाग में रखना, क्लोरीन जैसे आ जाए तो समझ जाना वो ऑक्सीकारक के जैसा काम करेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरा बचेगा जो किसके जैसा, अपचायक या कौन सा, बोल सकते हो अब कारक के जैसा काम करेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक क्या काम किया, चार ऑप्शन है, पढ़ो कोई ना कोई समझ में आ ही जाएगा। उत्प्रेरक क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा नहीं सकता है, ऐसा बात तो नहीं है भाई। उत्प्रेरक क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता या घटाता दोनों है। तो क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम करता है, रासायनिक की अभिक्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सिंपल सा सी दिख रहा है। चलिए ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्प्रेरक के लिए सही है, उत्प्रेरक के लिए कौन सा कथन सही है, ये हम लोग को देखना है। देखिए उत्प्रेरक के लिए कौन सा कथन सही है, अगर हम लोग पढ़ें तो इसका प्रभाव विशिष्ट है, यह क्या बोलते हैं साम्यावस्था को बदलता है, इसकी थोड़ी सी मात्रा पर्याप्त है, या किसी क्रिया की गति को परिवर्तित करता है, या किसी क्रिया की गति को परिवर्तित करता है। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, अभिक्रिया की गति को ना तो निम्नलिखित में कौन सा कथन उत्प्रेरक के लिए गलत है, गलत वाला बोल रहा है, सही नहीं। तो इसका प्रभाव विशिष्ट है, हाँ बिल्कुल विशिष्ट रहता है, स्पेसिफिक रहता है। यह साम्यावस्था को बदलता है, साम्यावस्था को बदलता है, इसकी थोड़ी सी मात्रा पर्याप्त है, या किसी क्रिया की गति को बदलता है। देखिए इसका प्रकृति यानी साम्यावस्था को ये बिल्कुल नहीं बदलता है, साम्यावस्था को नहीं बदल सकता। साम्यावस्था को बदलने का मतलब है जिस रेट से बदल रहा है, या तो बोल सकते हो जिस भी कंडीशन में है उस कंडीशन में बदलाव नहीं आने देता है। ठीक है, चलिए भाई, तो प्रभाव विशिष्ट होता है, ये बात तो क्लियर। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 18 नंबर से, 18, 19, 20। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का संख्या आज ज्यादा है, थोड़ा तेजी से करते चले। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस प्रक्रम में प्लेटिनम का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। प्लेटिनम का उपयोग उत्प्रेरक के लिए कौन सा विधि में करते हैं, तो याद रख लेना है अमोनिया के ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने में। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अमोनिया के ऑक्सीकरण, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ध्यान से आप लोग सुनना और देखते जाना क्या है ये। हालांकि थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है कि निम्न किस प्रक्रम में प्लेटिनम का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। तो अमोनिया के ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने में। देखिए तत्वों के कठोरीकरण में, तो तेलों के कठोरीकरण में तो निकेल का यूज करते हैं, संश्लेषित रबर बनाने में भी नहीं, मैथेनॉल के संश्लेषण में बिल्कुल नहीं। तो याद रख लेना ऑप्शन नंबर ये होगा। क्या होता है आगे अगर पढ़ाई करोगे आप लोग तो फिर पता चलेगा कि जैसे बताया जाता है एक ऑसवाल्ड विधि से, हो सकता है आगे क्वेश्चन भी आपको ऐसा मिल सकता है,
ऑसवाल्ड विधि से क्या अमोनिया के मदद से, अमोनिया के ऑक्सीकरण से नाइट्रिक अम्ल बनता है, और उसमें जो उत्प्रेरक यूज करते हैं ना वो कौन सा होता है, प्लेटिनम होता है। कौन सा, प्लेटिनम। तो प्लेटिनम का उपयोग याद रख लेना है उत्प्रेरक के रूप में, कौन सा, अमोनिया के ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो 18 का जो आंसर है वो है। चलते हैं 19। जब KClO3 को गर्म किया जाता है तब KCl और O2 में विघटित हो जाता है। जब इसमें KMnO2 को मिलाया जाता है तो यह अभिक्रिया तीव्र हो जाती है। यह अभिक्रिया क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। और तीव्र हो जाने का मतलब सिंपल सी बात ये याद रख लेना है कि अभिक्रिया की गति अगर तीव्र कर देता है तो समझ सकते हो क्या होगा, उत्प्रेरक के जैसा काम करेगा। तो MnO2 विघटित होकर O2 देता है, MnO2 अभिक्रिया करके उष्मा देता है, MnO2 अच्छा संपर्क उत्पन्न करता है, MnO2 एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। अगर अभिक्रिया की गति को बढ़ा दिया तो समझ सकते हो क्या होगा, तीव्र कर दिया, अभिक्रिया तीव्र हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये किसके जैसा, उत्प्रेरक के जैसा काम करेगा। क्लियर है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब उत्प्रेरक व अभिकारक भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होते हैं तो उत्प्रेरण होगा। थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ाए थे। अगर अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों सामान्य अवस्था में हो, सामान्य अवस्था कहने का मतलब दोनों सेम अवस्था में हो, यानी ठोस या ठोस हो, द्रव द्रव हो, गैस गैस हो, तो ऐसे उत्प्रेरक को हम लोग कहते हैं समांगी उत्प्रेरक। ठीक है, लेकिन जब उत्प्रेरक व अभिकारक भिन्न भिन्न अवस्था में हो तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कौन सा उत्प्रेरक, विसमांगी। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा भाई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 वाला देखिए, एक बार में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। अभिक्रिया के वेग में कमी लाने वाले पदार्थ को कहते हैं, अभिक्रिया के वेग में जो कमी लाता है ना और जो वृद्धि करता है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। लेकिन कमी लाने वाले को कौन सा, ऋणात्मक, और जबकि वृद्धि करने वाले को धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो कौन सा कमी ला रहा है, कमी ला रहा है ऋणात्मक उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, क्यों भाई, क्यों नहीं लिखा रहे, पेन है यहाँ पे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 भी क्लियर हुआ होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, ये ध्यान से। आपको मैं बता दूं कि ये चैप्टर जो है ना केमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें छुपे हुए हैं। और केमिस्ट्री का कहने का मतलब ही होता है रासायनिक अभिक्रिया फॉर्मूला सूत्र। बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया फॉर्मूला सूत्र वगैरह ये सब आपको देखने को मिल रहा है। इस कारण से इस चैप्टर को बोल सकते हैं थोड़ा सा बाकी चैप्टर की तुलना में थोड़ा सा अच्छे से देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 22। तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया है। तेल का हाइड्रोजनीकरण, यानी बोल सकते हो तेल का जो हाइड्रोजनीकरण होता है ना वो कैसा होता है, वो हम लोग बोलें तो कौन सा, समांगी उत्प्रेरक, विसमांगी उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक, क्या है। देखिए क्या होता है समझना, तेल के हाइड्रोजनीकरण वाला, जैसे तेल में है ना हाइड्रोजनीकरण लेते हैं, यानी कोई भी कार्बनिक यौगिक लोगे, तेल कहने का मतलब कार्बनिक यौगिक, ठीक है, उच्च कार्बन वाले होते हैं। इसमें जब क्या मिलाओगे, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, और जब हाइड्रोजन जो कि गैस अवस्था में है वो जुड़ेगा ना तो यहाँ पे एक उत्प्रेरक यूज करते हैं निकेल। कौन सा, निकेल। और निकेल जो कि किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। और इधर जो है आपको बना देगा वनस्पति तेल और वनस्पति घी वाला कहानी चलता है इसमें। ठीक है, तो याद रख लेना। तो इधर जो कुछ उत्पाद बनेगा, ठीक है ना, उसमें याद रख लेना है, उत्पाद का मतलब नहीं है यहाँ पे मेनली अभिकारक और क्या बोल सकते हो, ये बोल सकते हैं अभिकारक और उत्प्रेरक। तो यहाँ देख रहे हो ना, अभिकारक किस अवस्था में, गैस अवस्था में। ये किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। अच्छा, ये जो अभिकारक होगा तेल, ये लिक्विड अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में। तो ये देख रहे हो ना, अवस्था अलग अलग है, और अवस्था अलग है तो किस प्रकार का उत्प्रेरक होगा, विसमांगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में पहले KMnO4 तथा ऑक्जेलिक अम्ल धीमी गति से अभिक्रिया करते हैं, लेकिन कुछ क्षण पश्चात अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, BBI क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, यानी बोल सकते हो H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्जेलिक अम्ल, कहाँ है भाई, पहले KMnO4 तथा ऑक्जेलिक अम्ल, उपस्थिति बता रहा है, यानी रिएक्शन इस तरह से होगा KMnO4 प्लस ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र हो जो होता है ना, वो ये अभी थोड़ी देर पहले याद है क्या सूत्र हम लोग लिखे थे, 1,2-डाइथेनोइक अम्ल, वही ऑक्जेलिक अम्ल है। और इसका जब किसके साथ, H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराता है ना, तो पहले अभिक्रिया धीमे गति से होता है और बाद में बोलता है ना अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभिक्रिया के दौरान बना प्रतिफल जो है ना, बना प्रतिफल क्या, वो उत्प्रेरक के जैसा काम करना स्टार्ट करता है। इस कारण से इसको बोलते हैं कौन सा उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक। कैसा उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान में याद रखना।
अगला क्वेश्चन है 24 नंबर में, ऑसवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। ऑसवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने में प्रयुक्त उत्प्रेरक, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मैंने ये जिक्र भी किया था, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको मिल भी सकता है। तो ऑसवाल्ड विधि से कौन सा तरीका याद रख लेना है, ऑसवाल्ड विधि से 24 नंबर वाला तरीका जो है, 24 नंबर क्वेश्चन का जो तरीका होने वाला है, यानी ऑप्शन जो होने वाला, ऑप्शन नंबर कौन सा यूज करते हैं, प्लेटिनम। कौन सा, तो बोले प्लेटिनम। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाला पार्ट के लिए। अब आते क्वेश्चन नंबर कितने पे, 25। निम्न अभिक्रिया में आयरन है N2 और H2, आयरन किसके जैसा काम कर रहा है, उत्प्रेरक के जैसा। ठीक है, उत्प्रेरक के जैसा। तो अभिक्रिया के दर को क्या करता है, बढ़ाता है। तो अभिक्रिया के दर को बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक। अच्छा, साथ साथ में मॉलिब्डेनम जो है ना, मॉलिब्डेनम यहाँ पे एमओ जो अभिक्रिया बताए थे, एमओ किसके जैसा काम करता है, उत्प्रेरक वर्धक के जैसा, यानी उत्प्रेरक की भी क्षमता को बढ़ा देता है मॉलिब्डेनम। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है धनात्मक उत्प्रेरक। चलिए चलते हैं आज के अगला क्वेश्चन, यानी 26 नंबर का, H2O2, 26 27 दो ही क्वेश्चन हो पाएगा, 26 और 27। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं आप लोग, देख रहे होंगे कि H2O2, क्या, H2O2 दिख रहा है ना, H2O2 क्या बनाया, H2O बनाया और O2 बनाया, में H3PO4 कार्य करता है। H3PO4 है ना, ये समझ सकते हो उत्प्रेरक विष के जैसा काम करता है। लिखा हुआ प्रेरित उत्प्रेरक नहीं, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक और उत्प्रेरक वर्धक। चलिए, अच्छा यहाँ पे ये देख लेना, H3PO4 ऑप्शन थोड़ा सा इसमें कुछ अलग सा दिख रहा है, देख लेना। H3PO4 प्रेरित उत्प्रेरक तो नहीं होगा, उत्प्रेरक वर्धक हो सकता है। चलिए, और यहाँ पे धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि H3PO4, चलिए यहाँ पे ये देखेंगे कि H3PO4 है ना, जो अभिक्रिया के दर को क्या कर देता है, घटा देता है। और अभिक्रिया के दर को घटाने का मतलब कौन सा, ऋणात्मक उत्प्रेरक के जैसा काम करेगा। क्लियर है, चलिए ऑप्शन नंबर ये डी होने वाला होगा। ठीक है, चलिए ऋणात्मक उत्प्रेरक, अगर उत्प्रेरक विष की बात आती है यहाँ पे तो समझ सकते हो ये ऐसा कुछ नहीं है। चलो ऐसे ही मान के चलते हैं, ऑप्शन नंबर इसको डी कर देना खाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक के जैसा काम करता है। H3PO4 क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है इसका नाम। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। आर्सेनिक प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए, आर्सेनिक प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए है। आर्सेनिक जो है ना, प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए क्या किसके जैसा काम करता है, तो याद रख लेना है, वर्धक के जैसा काम करता है, उत्प्रेरक विष के जैसा काम करता है। देखिए, प्लेटिनम के लिए आर्सेनिक समझ सकते हो हमेशा की तरह उत्प्रेरक विष की तरह काम करने वाला है। किसके जैसा, उत्प्रेरक विष के जैसा काम करने वाला है। ठीक है, याद रख लें, क्या करता है ये, अभिक्रिया के दर को घटा देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, सिल्वर सल्फेट विलयन में, क्वेश्चन नंबर 28 दिखेगा नहीं तो चल एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ से कंप्लीट होता है। सिल्वर सल्फेट विलयन में कॉपर छीलन डाली जाती है। सिल्वर सल्फेट विलयन में कॉपर छीलन डाली जाती है। कॉपर का मतलब बोल सकते हो, और बोल सकते हो कुछ छिलका जैसा छीलन डाला जाता है। वो धीरे से घुलकर विलयन के रंग को नीला कर देता है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया होता होगा, अगर अभिक्रिया देख लें तो सिल्वर सल्फेट यानी AgSO4 Ag2SO4 होता है। ठीक है, में कॉपर छीलन, कॉपर का जो है ना, कुछ भी कॉपर डाल दिया जाता है तो वह धीरे से घुलकर विलयन के रंग को नीला कर देता है और ये बना लेता है CuSO4 और ये नीले रंग का हो जाता है। किस रंग का, नीला रंग का। किस रंग का हो जाता है, CuSO4 बनता है और साथ साथ में इसका रंग जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, नीला। क्या हो जाता है, नीला। ठीक है, तो और बाद में ये Ag बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए तो बोल रहे हैं इसमें क्या हुआ, इसमें क्या परिवर्तन हुआ, तो कॉपर का C2+ में अवकरण हो जाता है, यानी समझो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कॉपर का 0 होता है, यहाँ पे कितना हो जाता है, C2+ हो जाता है। तो ये लग रहा है Cu से किस में बदल गया, C2+ में, यानी कॉपर का C2+ में अवकरण होता है। अवकरण नहीं हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कॉपर का Cu2+ में ऑक्सीकरण होता है, हाँ ये बात लग रहा है सही। लेकिन बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कॉपर विलयन में चांदी विस्थापित हो जाता है, ऐसा नहीं कॉपर का विलयन वाला बात ही नहीं है। एक जटिल यौगिक बन जाता है, जटिल यौगिक भी नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर जो होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देख लेना, ये सारा क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, सॉरी 28 हो गया, 29 चलते हैं, 29 30 दो एक साथ करने वाले, 29 30 31 तीन क्वेश्चन इसमें करेंगे, ध्यान से देखना। C12H2211 कार्बन, यानी बोल सकते हो इसका सूत्र आप लोग को पता होगा, यानी सूत्र तो दिख ही रहा है, इसका नाम पता होगा। क्या है इसका नाम, C12H2211 नाम बोले तो इसका नाम है, क्या बोले, चीनी सुक्रोज। आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे। इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या, अरे बहुत आसान है भाई, अब तो आप निकाल ही सकते हो। कार्बन का जिसका नहीं पता है X मान लेते हैं, लेकिन कितने हैं, 12। ठीक है,
प्लस हाइड्रोजन कितना है 22, एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 12 हाइड्रोजन का 22, हाइड्रोजन का 22। ऑक्सीजन का देखो कितना है, ऑक्सीजन का होता है -2, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 11, इस कारण से कितना हो जाएगा 22। अगर आप इसको जोड़ते हो तो 12x बराबर कितना हो जाएगा, 12x बराबर 0, 12x बराबर 0, यानी x बराबर कितना 0, x बराबर भी 0। ऑक्सीकरण संख्या जो कार्बन का होने वाला है यहाँ पे 0। देखिए आश्चर्य लग रहा है, थोड़ा सा अलग है भाई, आप इसे देख सकते हैं, कार्बन का जो ऑक्सीकरण संख्या निकल के आने वाला है यहाँ पे 0 है। चलिए चलते हैं उभय अपघटन। उभय अपघटन बोलो, उभय विस्थापन बोलो, एक ही जैसा बात है, ठीक है। उभय अपघटन यानी अपघटन का प्रक्रिया ही होता है, लेकिन उभय दोनों तरफ से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को अगर ध्यान से देखें, उभय अपघटन कौन सा है, पहले अपघटन होगा दो बार, तो उभय अपघटन का अभिक्रिया जो आपको दिख रहा है यहाँ पे बनेगा, ये क्या बोल सकते हो, प्लस आएगा यहाँ पे FeCl2H2, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये तो विस्थापन अभिक्रिया हो गई है। यानी जो ऑप्शन नंबर होने वाला है ना, तो देखो उभय अपघटन या उभय विस्थापन NaCl AgNO3 नहीं होगा, ये Cl है, ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। किसी पदार्थ से विद्युत धनी भाग का कम होना, किसी पदार्थ से विद्युत धनी भाग यानी धातु का हटना, कम होना मतलब हटना, और धातु का हटना समझ जाना, धातु का हटना क्या हो जाता है, क्या ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का एक और नाम है उपचयन, क्या उपचयन। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ऋणात्मक भाग जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, जुड़ता है तो, और धनात्मक भाग हटता है तो भी ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, उल्टा होता है इसका, बस याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 31 भी क्लियर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34, बहुत सारे क्वेश्चन है, एक बार करने की कोशिश करेंगे। 32, 33, 34, चलिए एक बार में। अभिक्रिया है, बहुत खतरनाक चैप्टर है ये, मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको अच्छे से देखना है। एक एक यौगिक जो है बहुत टफ भी नहीं है, बस ये है कि इसमें बहुत सारा फॉर्मूला आ जाता है, अभिक्रिया का पहचान करने आ जाता है, इससे थोड़ा परेशानी हो जाता है। लेकिन आप लोग बहुत सारी चीज़ इसमें 10 में पढ़े होंगे, लेकिन 10 वाला चीज़ काफ़ी नहीं है, बहुत सारा चीज़ एक्स्ट्रा भी आया है, उसको आप ध्यान में रख के बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर कितने पे चले, 32। निम्न रासायनिक अभिक्रिया में समांगी उत्प्रेरक दर्शाने वाले अभिक्रिया है, समांगी उत्प्रेरक दर्शाने वाले अभिक्रिया जो है वो आप देख सकते हैं, कौन सा है समांगी उत्प्रेरक अभिक्रिया। समांगी उत्प्रेरक में क्या होता है, अभिकारक और प्रतिफल दोनों का बोल सही है, सॉरी, अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों का सांद्रता क्या होता है, दोनों का जो भौतिक अवस्था होता है वो क्या होता है, एक ही होता है। तो कौन सा है देख सकते हैं, गैस, गैस। समांगी उत्प्रेरक का बात कर रहा है, ये नहीं होगा, ये होगा क्या NO, ये हो सकता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो देखो समांगी उत्प्रेरक कब होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस के फॉर्म में होता है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी किसके फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में तो कैसा उत्प्रेरक समांगी। B2O5 बेनेडियम पेंटाऑक्साइड, नहीं, धातु का ऑक्साइड जो कि ठोस अवस्था में होता है, नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभिकारक का जो भौतिक अवस्था है और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, यानी बोल सकते हो जो उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था है, वो दोनों का दोनों समान है, इस कारण से कौन सा उत्प्रेरक, समांगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 33। एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, उत्क्रमणीय मतलब दोनों तरह से अभिक्रिया पॉसिबल हो, तो वैसे अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है, समान रूप से, क्या दोनों को समान रूप से देखता है। तो समान रूप से देखने का मतलब क्या हो गया, देखते हैं, अग्र तथा पश्च क्रियाओं की गति समान रूप से बढ़ाता है, ठीक है भाई, केवल अग्रिम के लिए गति करता नहीं, अग्रिम तथा को बढ़ाता है, गति को कम करता है नहीं, अग्रिम अभिक्रिया की गति को पश्च क्रिया की अपेक्षा नहीं, बिल्कुल सेम है, समान रूप से देखता है भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 भी क्लियर हुआ। चलते हैं 34। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, देखो ढूंढो भाई कौन सा है, चार देख रहे हैं ऑप्शन। प्रतिस्थापन यानी एक दूसरे को विस्थापित कर देगा, तो कौन सा है, AgNO3 HCl, ये यहाँ पे दिख रहा है, MgO SiO2 Mg, ये नहीं है, ये नहीं है, ये हो सकता है क्या, ये तो वियोजन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन एक ही दिख रहा है, कौन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देख रहे होंगे हाइड्रोजन जो कि ज्यादा क्रियाशील है, क्लोरीन को बोल रहा है जा बाबू जा, ये बोल सकते हो सिल्वर को निकाल दिया, ठीक है, विस्थापित कर दिया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं ये लास्ट स्लाइड होगा, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 34 तो हो गया ना। चलिए 35 HgCl2, 35 और 35। चलिए HgCl2 प्लस SnCl2 जो कि बना रहा है ये में असत्य कथन कौन सा है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, एक बार फिर से आपके दिल को दहलाने वाला क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखते जाइएगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, अभिक्रिया आ जाए तो बिल्कुल, और जब असत्य की बात कर दी जाए तो और थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, HgCl2 अपने तरफ से जवाब देने का कोशिश करना, HgCl2 और SnCl2 ये अभिक्रिया हालांकि फिर से रिपीट हुआ है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या है ये देखते हैं, HgCl2 से असत्य कथन कौन है, असत्य कथन कौन है,
असत्य कथन है, यानी सब के बारे में डिटेल्स पता करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कौन गलत है। यहाँ से यहाँ आओगे ना तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसका जो संयोजकता होता है, ऑक्सीकरण संख्या होता है वो +2 होता है। कितना होता है? +2। इसका जो आएगा ना वो +1 आएगा, ठीक है, आप देख लेना ट्राई करके। इसका जो आएगा +2 आएगा, इसका जो आएगा +4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है। ऑक्सीकरण संख्या घटने का मतलब क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है, पहले भी बता चुके हैं। दूसरा आप ले सकते हो इसका, इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो आपको दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, +2 से कितना हो गया? +4, यानी क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। अब देखते हैं, जिसका अवकरण हो रहा है वो किसके जैसा काम करेगा? वो काम करेगा ऑक्सी कारक के जैसा। किसके जैसा? ऑक्सी कारक के जैसा। जिसका अवकरण हो रहा है, बोल सकते हो ऑक्सीकरण हो रहा है, वो किसके जैसा काम करेगा? वो काम करेगा अवकारक के जैसा। इतना बात के साथ अगर हम तैयार हैं तो क्वेश्चन के समझ सकते इर्द गिर्द वाला चीज भी बिल्कुल कांपना स्टार्ट कर देगा। तो अब पढ़ते हैं कौन असत्य है। असत्य वाली बात तो देखो, HgCl2 का अपचयन हो रहा है। हो रहा है क्या? HgCl2 का अपचयन हो रहा है? नहीं। HgCl2 का जी 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 अवकरण हो रहा है, ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। SnCl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। SnCl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है क्या? बिल्कुल ऑक्सीकरण हो रहा है, ये दिख रहा है आपको, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। HgCl2 का उपचयन हो रहा है क्या? HgCl2 का उपचयन हो रहा है क्या? देख रहे हो किस तरीके से बता रहा है भाई। HgCl2 का उपचयन हो रहा है क्या? उपचयन नाम दे दिया है, उपचयन यानी अवकरण, ये नहीं हो रहा है। HgCl2 का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। SnCl4 का अपचयन हो रहा है क्या? SnCl4 का देखिए प्रतिफल वाला बात तो ये आता ही नहीं, ठीक है। तो कौन सा एसेंशियल में असत्य कथन? कौन सा असत्य कथन? SnCl4 का अपचयन हो रहा है। देखिए प्रतिफल का तो कुछ होता ही नहीं है, ये बात तो खैर ऐसे ही गलत है। लेकिन इसमें देख रहे हो HgCl2 का उपचयन हो रहा है। HgCl2 का बोल सकते हो क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है, ठीक है। और अवकरण हो रहा है मतलब अपचयन हो रहा है, तो जो ऑप्शन होने वाला ऑप्शन नंबर सी। हालांकि डी भी गलत है, लेकिन डी का कोई इफेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी असत्य है, ठीक है। चलिए, तो ये भी क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अगर ये चारों हथियार के साथ अगर किसी के सामने आते हो तो सिंपल सी बात इतना याद रख लेना कि आप बिल्कुल उसमें अच्छे से क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन 36 क्या कह रहा है, और 36 उम्मीद लगता है ये लास्ट क्वेश्चन होगा जी। लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए थोड़ा सा फिर से चौंकाने वाला क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान से देखना। H2O3O2- H3O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, एक बार फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ढंग का है। मैं शुरुआत से ही बता रहा हूं कि ये चैप्टर का रिवीजन जब तक आप 2 बार नहीं करोगे तो आपका कोई फायदा नहीं होगा इसको पढ़ने का। चलिए, तो सल्फर बोलते हैं, सल्फर का निकालना ऑक्सीकरण संख्या। सल्फर का नहीं पता है तो क्या मान लेते हैं, जिस किसी का भी पता नहीं हो क्या मान ले? x। कितने सल्फर है? 2x, ठीक है। प्लस क्या करेंगे? ऑक्सीजन का सामान्यतः कितना होता है? -2, और कितने ऑक्सीजन है इसमें? 3। अब थोड़ा सा अलग बात यहाँ पे ये है कि ये जो -2 आपको दिख रहा है ना भाई, -2, इसको आप इधर कर दो। क्या? इधर कर दो, क्योंकि किसी के ऊपर धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, धनायन ऋणायन आ जाए तो वो उसके टोटल के बराबर बराबर के उस साइड लिखाता है। तो याद रख लेना 2x - 6 = कितना? -2। तो 2x = क्या? -2 + 6, यानी 2x = कितना? +4, और x = कितना? +2। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं ये वाला पार्ट आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, लेकिन मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप रियल में चाहते हो कि इस चैप्टर का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे तो बाबू एक बार क्या करना, ध्यान से जाके पूरा थ्योरी वाला पार्ट अच्छे से पढ़ना, और उसके बाद इस न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे या क्वेश्चन वाले पार्ट पे अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम ये हो जाता है उत्प्रेरक के बारे में सही से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन से उत्प्रेरक होते हैं, फिर कौन किस तरह के अभिक्रिया होते हैं, अभिक्रिया का प्रकार पूछा जाता है आपसे। बताया ना कि यहाँ पे हमको जानना है कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, तो अभिक्रिया का प्रकार को देखना है। और एक और इंपॉर्टेंट सा चीज जो बार बार आते गया है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। ये तीनों चीज अगर आपका क्लियर है तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं, ठीक है। चलिए, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, हमेशा इस तरह से तैयारी कीजिए कि बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चन 1-2 बार पढ़ लें उस कॉन्सेप्ट से अगर रिलेटेड कोई अगला क्वेश्चन आए तो बिल्कुल नहीं छूटे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।